हेलो एवरीवन, आज की वीडियो आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि एरर करेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें समझ में नहीं आते कि कौन सा एरर है, कौन सा करेक्शन है, कैसे करना है। तो आज आपको एक प्रॉपर मैं एक ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से कि आप आसानी से कर सकते हो। 4 स्टेप रहेंगे जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो फास्टली रिविजन करते हैं हर एक टॉपिक का ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए और आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले जो आपको कुछ चीजें याद रखनी है जो कि मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो आपको एरर देखना है वो देखना है उसके टेंस के अंदर, क्योंकि जो टेंस आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है या फिर पास्ट टेंस है। तो अब सबसे पहला जो आपका एरर हो सकता है वो हो सकता है वर्ब के अंदर, जैसे कि प्रेजेंट में फर्स्ट वर्ब है या नहीं है, फिर पास्ट के अंदर सेकंड वर्ब, फ्यूचर के अंदर थर्ड वर्ब। ये सबसे पहले आपको देखना है, ये आइडेंटिफाई करना होगा कि टेंस कौन सा है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको देखना है वो देखनी है उसमें हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जो अगला एरर होता है एग्जाम में वो होता है हेल्पिंग वर्ब में। जैसे कि अगर सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस केस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए इज, वॉज, वर होनी चाहिए। और अगर जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो उस केस के अंदर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होनी चाहिए आर, वर, हैव। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर और एग्जामिनर यहीं पे कंफ्यूज करेगा आपको। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसी के साथ में एक नोट करके मैंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, वो ये है कि यहां पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में अगर ES जुड़ रहा है तो वो किसके लिए यूज में लेते हैं, वो यूज में लेते हैं सिंगुलर के लिए। ये बात ध्यान रहे कि अगर जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि मेरा नाम है आयुष, तो ठीक है, आयुष के साथ में क्या आएगा, डज आएगा या फिर डू आएगा, इसके बाद में नॉट स्टडी। ठीक है, आप जल्दी से मेरे को इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि आयुष डज स्टडी आएगा या आयुष डोंट स्टडी आएगा। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से जल्दी से बताइए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा लॉजिक है कि आयुष कैसा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब आएगी, वो आएगी यहां पर कैसी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो सिंगुलर के लिए क्या होगा, वो होगा डस। तो इस तरीके से आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। और अब इसके बाद में जो इसका सेकंड पॉइंट आता है वो ये है कि विल को कहां पे यूज में लेना है। विल को यूज में लेना ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हमें इसमें कंफ्यूज होता है, समझ में नहीं आता कि विल यूज में लिया क्या ये लेते हो। विल वहां पे यूज में लिया जाता है जहां पर कि सभी पर्सन के लिए हम लोग यूज में ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के केस के अंदर, जैसे कि ही, शी विल या फिर यू विल। तो इस केस के अंदर हम लोग इसको विल को यूज में लेते हैं। और वहीं पर ही जो शैल होता है, विल और शैल में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको दिखेगा कि शैल या फिर विल में से क्या लिखूं। तो आपको ध्यान रहे कि जो शैल है वो सिर्फ और सिर्फ किस में यूज में होगा, फर्स्ट पर्सन के केस में ही यूज होगा। खास करके हम लोग जब इसमें सजेशन बता रहे होते हैं तो उस केस के अंदर हम लोग शैल को यूज में लेते हैं। फिर उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है प्रीपोजिशन। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है तो कैसे आएगा। भैया क्वेश्चन इससे आते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रीपोजिशंस के ऊपर बेस्ड आ जाते हैं। सीबीएसई आउट ऑफ द सिलेबस दे देता है तो आपको भी थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि ये जो एट है ये कहां पे यूज में लिया जाता है। एट को हम लोग यूज में लेते हैं किसी भी एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, कि हम लोग किसी एक डेफिनेट टाइम को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि 6 o'clock। ये क्या है, एक डेफिनेट टाइम है, तो उसके लिए हम लोग एट यूज में लेते हैं। और वहीं पर ही जो इन होता है, इनको हम लोग डिनोट करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि मतलब 6 साल, 7 साल, 6 घंटे, 8 घंटे। तो इसके लिए हम लोग इसे यूज में लेते हैं। जैसे कि इसको हम किसी कंट्री के लिए भी यूज में ले सकते हैं, कि जैसे कि आई लिव इन इंडिया। और उसी के साथ में एक बात और ध्यान रखना कि इन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आता है, कंट्री के लिए या फिर बिग टाउन के लिए। अगर आप किसी विलेज वगैरह की बात कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपको क्या यूज में लेना है, एट उसमें यूज में लेना है। फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हमारा कि सिंस हम लोग कहां पे यूज में लेंगे। तो सिंस को वहां पे यूज में लिया जाता है जहां पर कि हमें टाइम को डिनोट करना होता है। जैसे कि किसी ब्रांड का आपने देखा होगा कि सिंस 1960, तो वहां पर क्या है, वो एक टाइम को डिनोट करेंगे, भाई इस टाइम से है, जैसे कि 6 साल, 7 साल, अगर इस तरीके का टाइम है तो उसके लिए हम लोग सिंस यूज में लेते हैं। फिर इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है हमारे पास में फ्रॉम। अब फ्रॉम को कहां पे यूज में लोगे, तो फ्रॉम में और सिंस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो फ्रॉम होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे कि एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर हम टाइम बोल रहे हैं तो वहां पे फ्रॉम आता है। जैसे कि इसकी एक और चीज है याद रखने की, कि डिनोटेड बाय द टाइम फॉलोड बाय टू, अंटिल या फिर टिल। अगर इनमें से कोई शब्द है तो वहां पे फ्रॉम आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर दिया हुआ है कि आई गो टू जिम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो यहां पे फ्रॉम इसलिए यूज में लिया गया क्योंकि हमें 2 टाइम दिए हुए, एक ए पॉइंट है जो कि मंडे है, सेकंड है वो बी पॉइंट है जो कि फ्राइडे। ये मंथ भी हो सकता है, ये आर भी हो सकते हैं, फिर ये ईयर भी हो सकते हैं। तो इस केस के अंदर हम लोग फ्रॉम को यूज में लेते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होते हैं ना, इसमें आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो आपको ए को याद रखना है कि एक इसके लिए यूज में लिया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में होते हैं। और जो एन होता है इसका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है विद वोवल साउंड।
वोवल रहेंगे ए ई आई ओ यू। ध्यान रहे कि यहाँ पर वोवल साउंड के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर कि आपको लगेगा कि यार ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उनका जो साउंड रहता है वो वोवल का रहता है। तो इसलिए एक बार अगर आपको लगे कि हाँ इसमें एरर है तो आप एक बार उसे पढ़ करके देख लेना। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है कि कोई भी एक सर्टेन एक्सप्रेशन अगर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक्सप्रेशन में हम लोग बताते हैं जैसे कि एन आर एगो, तो यहां पर आर ई के आगे एन इसलिए है क्योंकि यहां पर साउंड किसका है, ओ का, तो इसीलिए क्या आ गया एन आर एगो। फिर उसके बाद में आता है एन ओनली चाइल्ड, और फिर इसके बाद में आता है एन ओनली चाइल्ड। ये आपको ध्यान रखना है, बस इसमें तो सिंपल सा कौन सा मतलब कि वोवल साउंड था जिस वजह से हो गया। फिर उसके बाद में आता है द में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका कंफ्यूजन आपको दूर रखना है। तो द आप लोग वहां पे यूज में लेंगे जहां पर कि कोई एक स्पेसिफिक थिंग या फिर एक यूनिक नाउन की बात करी जा रही है, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक इकलौती चीज है दुनिया के अंदर, तो उसके लिए आप लोग द यूज में लेंगे। या फिर किसी भी एक होल क्लास या फिर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप लोग द को यूज में लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है कि पेंगुइन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे ए आएगा या फिर यहां पे द आएगा। थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओ और कमेंट करके बताओ कि भैया ए आएगा या फिर द आएगा, क्योंकि पेंगुइन देखो सिंगुलर है, काउंटेबल है, और क्या ये यूनिक है, नहीं भाई बहुत सारी पेंगुइन्स हैं, तो यहां पे क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए ए। ठीक है, तो जिसका भी ए आंसर है वो एकदम से गलत है। अब ऐसा इसलिए है, ध्यान रहे एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहां पर बात करी जा रही है एक पेंगुइन क्या है, पूरी पूरी क्लास एक ग्रुप की बात करी जा रही है, तो इसी वजह से क्या आएगा यहां पे द आएगा, क्योंकि एक फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में एक बात करी जा रही है जिसके अंदर एक ग्रुप की अगर बात करी जाए तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है द। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी कुछ मॉडल वर्ब से, जो कि आपको याद रहे कि जैसे कि सबसे पहले है कि कुड को कहां पे यूज में लिया जाएगा, कुड को वहां पे यूज में लिया जाता है जहां पर कि एबिलिटी या फिर एनी पॉसिबिलिटी इन पास्ट के भी किसी काम के होने की पास्ट के अंदर अगर पॉसिबिलिटी थी या फिर उसकी एबिलिटी थी, वहां पर कुड को यूज में लेते हैं, मस्ट को यूज में लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए। और एक और नोट करके इंपॉर्टेंट बात है, ये 2000 का जो नोट है जो बैन हो गया था, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये है कि अगर एग्जाम के अंदर आपको दिख रहा है आइदर और तो उसके साथ में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है, क्योंकि इसके अंदर दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज में ली जाती है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें कहा गया है कि लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिव टू अ मैन। अब यहां पे आपको निकालना है कि क्या इसका एरर होगा, क्या इसका करेक्शन होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आप इसमें आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा टेंस है। तो इसमें कहा जा रहा है कि लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू अ मैन। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप टेंस को आइडेंटिफाई करते हो। तो यहां पर आपको पता लगेगा ये कौन सा है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पास्ट से चलता हुआ है और प्रेजेंट तक आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। सिंपल भाषा के अंदर समझा आपने। तो अब जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था, याद करो, वो क्या था कि हमें वर्ब को चेक करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कौन सी वर्ब को यूज में लेते हैं, तो यहां पे आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आप देखोगे कि लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिव। अब यहां पर गिव कौन सी वर्ब है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमें कौन सी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया एरर। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया गिव, और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गिवन, इसका करेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एनिमल्स डज नॉट पजेस दिस गिफ्ट बट दे हैव। ठीक है, अब हमें इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। इसके अंदर कहा गया कि एनिमल्स डज नॉट पजेस दिस गिफ्ट बट दे हैव। तो यहां पे सबसे पहले हमारा काम क्या था कि वर्ब हमें ढूंढे। तो वर्ब यहां पर क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसकी वर्ब में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसकी हेल्पिंग वर्ब के ऊपर चलते। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है कि एनिमल्स डज नॉट। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उस केस के अंदर हम लोग डज को यूज में लेते हैं, लेकिन यहां पर एनिमल्स कैसे हैं, प्लूरल, तो इसीलिए डज यहां पर क्या हो गया, वो हो गया एरर, और इसका करेक्शन क्या हो गया, वो हो गया डू। इस तरीके से आपको देखना है। अब इसके बाद में आता है इसका थर्ड सेंटेंस, जिसमें कि हमसे कहा गया है कि देयर ओन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले इसके अंदर चेक कर रही होगी वर्ब, तो भैया वर्ब इसमें एकदम से करेक्ट है। फिर उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब भी देखनी होगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं। तो और क्या हो सकता है, इसके बाद में आपको जाना होता है मॉडल्स के ऊपर, प्रीपोजिशंस के ऊपर, प्रोनाउंस के ऊपर भी। तो अब यहां पर जब आप इसे देखेंगे तो ये क्या है, ये है यहां पे आप देखोगे कि देयर है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि देयर को कहां पे यूज में लिया जाता है और इसकी जगह पर क्या आएगा।
तो अब आपको पता होना चाहिए कि देयर ओन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। तो मतलब यहां पर क्या है कि उनको बिलोंग अगर कोई चीज कर रही है तो यहां पे हम लोग जो प्रोनाउन यूज में लेते हैं उसका नाम ध्यान रखिएगा, वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। फिर उसके बाद में आपको क्या बात इसमें ध्यान रखनी है, पजेसिव प्रोनाउन होता है तो देयर की जगह पे क्या आएगा आपके पास में, यहां पे आ जाएगा दियर, जो कि आपको एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, लेकिन हम थोड़े टफ क्वेश्चंस करते ताकि आप एग्जाम के लिए एकदम से प्रिपेयर हो जाओ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हेन अ रैबिट सीज एन एनिमी इट रन्स अवे। तो अब यहां पर आपको देखना होगा कि सबसे पहला हमारा वही है कि हम सबसे पहले देखेंगे इसकी वर्ब। तो सबसे पहले आप इसकी वर्ब देखोगे, वर्ब आपको निकालनी आनी चाहिए कि व्हेन अ रैबिट सी, तो यहां पर क्या है, वर्ब क्या है, वो है सी, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसे है, सिंगुलर, और जो वर्ब है वो कैसी है, वो है प्लूरल, क्योंकि अगर सिंगुलर होती तो उसके साथ में सीज आता। तो इसीलिए यहां पे ध्यान रहे कि यहां पर क्या है, एरर है वो है सी, और इसका करेक्शन जो हो जाएगा वो जाएगा सीज, इसका करेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि इनटू इट्स होल एंड इट्स टेल व्हिच वाज वाइट। ठीक है, कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसके बाद में है कि इनटू इट्स होल एंड इट्स टेल विच वॉज वाइट। तो अब यहां पे आपको ध्यान रहे कि अब ये जो सेंटेंस है किस में जा रहा है, तो यहां पे जब आप देखोगे कि विच वॉज वाइट एंड बॉब्स अप एंड डाउन एज इट रन्स, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेंस है, अब इसके अंदर ये टेंस चेंज हो चुका है, तो यहां पे जो वॉज है हेल्पिंग वर्ब में प्रॉब्लम है, जिस वजह से क्या होगा, वॉज को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, वो कर देंगे इज में। और फिर इसके बाद में इसके आगे वाला सेंटेंस ये है कि एन अनदर रैबिट सीज इट एंड दे रन्स टू। अब देखो यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनना, अब इसमें जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको आर्टिकल्स भी दिख रहे हैं, आपको वर्ब भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको सबसे पहले फोकस देखना है कि आर्टिकल क्या यहां पे सही यूज में लिया गया है। तो आप बोलोगे कि एन अदर रैबिट्स, तो यहां पर एन के सही है क्योंकि यहां पर ओ आ रहा है, मतलब अदर के लिए तो एन ही आएगा ना। लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर कोई एक स्पेसिफिक थिंग या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात करी जाती है तो वहां पर एन नहीं आता, इसलिए यहां पे एन एरर है और द इसका करेक्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि सी इट एंड दे रन्स टू, तो अब यहां पर फिर से वही बात है कि रैबिट्स की बात करी जा रही है और यहां पर रन्स लिखा जा रहा है, तो रन्स कौन सी वर्ब है, वो है हमारे पास में सिंगुलर वर्ब है, हमें प्लूरल वर्ब यूज में लेनी होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो एरर हो जाएगा, वो हो जाएगा रन्स, और इसका करेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा रन। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं।